नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगी। बात 1980 और 90 के दशक की है, जब एक आम से फ्रस्ट्रेटेड बैंक क्लर्क ने हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक इतनी बड़ी खामी पकड़ ली जिस पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया था। और पता है, इसी छोटी सी कमी का फायदा उठाकर उसने सत्ता और पैसे के शिखर तक पहुंचने की एक ऐसी कहानी रच दी जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से बिल्कुल भी कम नहीं लगती। जरा सोचिए, एक ऐसी डकैती जहां ना कोई बंदूक चली, ना कोई बैंक का ताला टूटा और ना ही कोई खून खराबा हुआ है। ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल एम्पायर सिर्फ दिमाग, कैलकुलेटेड रिस्क और सिस्टम के एक छोटे से लगभग न दिखने वाले गैप पर खड़ा किया गया था। ये कहानी है भास्कर की। हम देखेंगे कि कैसे उसने बिना किसी ट्रेडिशनल क्राइम के सिर्फ अपनी स्मार्टनेस से एक ऐसा साम्राज्य बना लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक आम बैंक क्लर्क की, और यहीं से हमारी ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है। अब आते हैं उस असल मुद्दे पर, यानी द फ्लोटिंग विंडो लूप होल, सिस्टम की वो बारीक सी खामी जिसने भास्कर के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। तो असल में हुआ क्या? अपनी आर्थिक तंगी और ऑफिस में रोज रोज की बेइज्जती से परेशान होकर भास्कर ने बैंक के कामकाज में एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की। इसे कहते हैं आइडल मनी। देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है और उसके फाइनल सेटलमेंट के बीच जो थोड़ा सा समय होता है ना, उसे फ्लोटिंग विंडो कहते हैं। ये वो वक्त है जब पैसा टेक्निकली बैंकिंग सिस्टम में तो होता है, लेकिन किसी के अकाउंट में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता। भास्कर को यह बात समझ आ गई कि भाई, इस थोड़े से समय के लिए इस खाली पड़े पैसे को बड़ी आसानी से टेम्पररी तौर पर कंट्रोल और मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन भास्कर ने एक दिन इसे आजमाने का बड़ा रिस्क लिया। उसमें बिल्कुल ये 4 कदम उठाए। सबसे पहले उस फ्लोटिंग अमाउंट को बहुत ही कम समय के लिए डाइवर्ट किया। दूसरा, उसे सीधा शेयर बाजार में लगा दिया। तीसरा, जैसे ही मुनाफा हुआ उसे बाहर निकाल लिया। और चौथा, जो सबसे जरूरी था, ओरिजिनल पैसा बिना किसी गड़बड़ी के एकदम परफेक्ट तरीके से वापस सिस्टम में सेटल कर दिया। आप यकीन मानिए, ऑडिट में कोई गलती नहीं दिखी और भास्कर के हाथ लगा एकदम प्योर अनट्रेसेबल प्रॉफिट। और बस इसी पहली कामयाबी के साथ शुरुआत होती है लकी भास्कर के उदय की। चलिए देखते हैं ये नेटवर्क कैसे फैला। जब उसका पहला स्कैम बिना किसी की नजर में आए सक्सेसफुल हो गया, तो भास्कर का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उसने इस लूप होल को एक बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेट करना शुरू किया। आप स्केल देखिए जरा, कई सारे फर्जी अकाउंट्स, हवाला ऑपरेटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, क्रॉस ब्रांच फंड रूटिंग, यहाँ तक कि उसने बड़े बड़े बिजनेस वालों का ब्लैक मनी भी इस सिस्टम के जरिए रोटेट करना शुरू कर दिया। इसी भारी सफलता के चलते मार्केट में उसे लकी भास्कर कहा जाने लगा और उसका लाइफस्टाइल एक छोटे से घर से निकलकर पूरी तरह लग्जरी में बदल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक को कभी पता क्यों नहीं चला? तो कैच ये था कि बाहर से देखने पर यह पूरा सिस्टम एकदम नॉर्मल लगता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भास्कर का हर एक ट्रांजैक्शन उन टाइट सेटलमेंट गैप्स के अंदर इतना परफेक्ट होता था कि ऑडिट ट्रेल एकदम साफ रहता था। वो चुपचाप पैसा निकालता, प्रॉफिट कमाता और वापस रख देता। किसी को भनक तक नहीं थी कि बैंक के अंदर ही एक इतना विशाल और गैर कानूनी फाइनेंशियल इंजन दौड़ रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा पैसा है वहां रिस्क भी उतना ही बड़ा है। अब शुरू होता है द साइलेंट माइंड गेम, जहां एक इन्वेस्टिगेटर की एंट्री होती है। जैसे जैसे भास्कर की दौलत और ठाट बाट बढ़े, बैंक के ऑडिटर्स के कान खड़े हो गए। पैसा इतने बड़े पैमाने पर घूम रहा था कि आखिरकार एक खास इन्वेस्टिगेटर को उन अजीब ट्रांजैक्शन टाइमिंग्स को ट्रैक करने का जिम्मा सौंपा गया। और फिर शुरू हुआ एक खामोश चूहे बिल्ली का खेल। एक तरफ वो इन्वेस्टिगेटर अपना पूरा दिमाग अनियमित टाइमिंग और फंड्स के मूवमेंट पर लगा रहा था, और दूसरी तरफ भास्कर, वो हर कदम पर अपने सबूत मिटा रहा था, फर्जी ट्रेल बना रहा था और बैंक के ही कुछ अनजान कर्मचारियों को अपना मोहरा बना रहा था ताकि ऑडिट की पूरी टीम ही गुमराह हो जाए। लेकिन कहानी में टेंशन तब और बढ़ गई जब भास्कर की पर्सनल लाइफ में दरारें पड़ने लगी। उसकी पत्नी को उसके अचानक बदले हुए लाइफस्टाइल पर गहरा शक होने लगा था। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके ऑपरेशंस में शामिल एक बहुत करीबी सहयोगी ने भारी दबाव या लालच में आके उसे धोखा दे दिया। उसने अधिकारियों को सीधा गुप्त सुराग दे दिया और बस अब इन्वेस्टिगेशन सीधे भास्कर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, दी अल्टीमेट ट्रैप, यानी अधिकारियों का बिछाया हुआ वो आखिरी जाल। तो अधिकारियों को लगा कि बस अब तो भास्कर फंस गया। उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन का जबरदस्त जाल बिछाया। उन्हें लगा कि वो मजबूर होकर अपनी वही पुरानी लूप होल वाली ट्रिक आजमाएगा। लेकिन वो भास्कर था,
वो डर कर पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने एक ही पल में कई सारे बड़े लूपहोल्स एक साथ ट्रिगर कर दिए। फंड डाइवर्जन, क्रॉस ब्रांच रूटिंग और जितने भी बाहरी चैनल्स थे सब एक ही वक्त पर एक्टिवेट हो गए। नतीजा, बैंक के सिस्टम में इतना भयानक कंफ्यूजन और अफरा तफरी मची कि अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए और पूरा का पूरा सिस्टम ही पैरालाइज हो गया। इस भयंकर अफरा तफरी के बाद क्या हुआ, वो था एक रहस्यमयी एस्केप। चलिए देखते हैं। जब ये ट्रांजैक्शन का तूफान थोड़ा शांत हुआ और अधिकारी भास्कर को अरेस्ट करने आगे बढ़े, तो आप अंदाजा लगाइए उन्हें क्या मिला। एक फाइनेंशियल घोस्ट टाउन, असली पैसा और सबूत दोनों गायब। दरअसल ये भास्कर का एक मास्टरमाइंड बैकअप प्लान था, जिसे डिकॉय स्ट्रैटेजी कहते हैं। उसने जानबूझकर अपने कुछ छोटे ऑपरेशंस को अधिकारियों की नजरों में आने दिया। जब सारे अधिकारी उन छोटी मछलियों को पकड़ने और डिकॉय सबूतों में उलझे हुए थे, ठीक उसी वक्त भास्कर अपना सबसे बड़ा फंड एक पैरेलल रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाल चुका था। और यहीं पर ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत बड़े और उलझे हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या वो आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार हुआ जिसके खिलाफ कभी पैसों का ट्रेल साबित ही नहीं हो पाया, या फिर वो सिस्टम को चकमा देकर एक नई पहचान के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया? सोचिए जरा, एक साधारण से क्लर्क ने सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को उसी के बनाए नियमों से मात दे दी। इस पूरी कहानी से हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि बाहर से मजबूत दिखने वाला हमारा सिस्टम अंदर से कितना कमजोर हो सकता है। आप इस पूरे खेल के बारे में क्या सोचते हैं? इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ।